हेलो गाइस। तो आज हम शॉक पैथोफिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट समझेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने शॉक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। इसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। और इस क्लास में हम शॉक की जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओस्मोलैरिटी का अगर टॉपिक हमारा अगर आप देख लेते हैं तो आप बहुत इजीली जो है शॉक को समझ पाएंगे। इस क्लास में हम प्री लोड, आफ्टर लोड, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्टेजिस ऑफ शॉक तक के हम इसको जो है समझेंगे। तो प्रोग्रेसिव शॉक और इनिशियल शॉक और रिफ्रैक्टरी शॉक हम सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में समझा था कि ये लंग्स हैं। और लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई में जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है, वो 104 mmHg रहता है। और कार्बन डाई का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 40 mmHg रहता है। ये हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कैपिलरीज में, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है। तो ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव कर जाती है। इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स के और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट के और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, यानी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच जो सर्कुलेशन होता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशंस कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी है, वो लंग्स की तरफ जो है ब्लड को लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ले जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है हार्ट की तरफ लेके जाती है, यानी एट्रिया में लेके आती है, और एट्रिया से फिर जो है वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। और वेंट्रिकल से फर्दर जो है वो एरोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। और इस तरह से फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड होते हुए फिर ये हार्ट के पास आ जाता है, और हार्ट से फिर लंग्स की तरफ चला जाता है। पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 95%, यानी 95 to 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन कैरी करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 70 to 75% ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैरी करता है। जो बीच का 25%, 25 to 30% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कंज्यूम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, वो जो 25 to 30% जो है टिश्यू कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो इधर आके जो है यहाँ पे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है यहाँ पे जो है 70 to 75% ही रह जाती है। यहाँ पे 95 to 100% जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन रहती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में हमने समझ लिए थे। इसका जो है एक बार रिवीजन भी हो गया है। तो अब हम जो है स्ट्रोक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है कि प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट की कंप्लाइंस पे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम अब समझते हैं कि क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल्स जो हैं एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड एरोटा की तरफ और लंग्स की तरफ पंप करते हैं उसे कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी इजेक्टेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक बार की एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप हुआ है उसे कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी वैल्यू एडल्ट में अराउंड 70 ml होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रीलोड पर, आफ्टर लोड पर, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर, और हार्ट की कंप्लाइंस पर। इसकी एडल्ट में अराउंड वैल्यू जो होती है वो 70 ml होती है। स्टॉक वॉल्यूम को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टॉक वॉल्यूम इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है गड़बड़ हुए, ये कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हुए, जैसे प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंप्लाइंस, तो जो है वॉल्यूम
स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होगा। तो प्री लोड और आफ्टर लोड कंप्लायंस और कॉन्ट्रैक्टिलिटी सारे कॉन्सेप्ट जो है हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्री लोड क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी एंड ऑफ डायस्टोल तक जो एट्रिया फिलिंग होती है, यानी यहाँ पे जो एट्रियल की फिलिंग होती है, एट्रिया की फिलिंग होती है एंड ऑफ डायस्टोल के टाइम, यहाँ पे एट्रियल फिलिंग होती है। जो एट्रियल फिलिंग होती है जब एंड ऑफ डायस्टोल तक जो एट्रिया स्ट्रेच करते हैं जहाँ पे ब्लड भरा जाता है, उसे कहते हैं हम प्रीलोड। यानी एंड ऑफ डायस्टोल यानी ईडीबी, ये होता है एडल्ट में अराउंड 120 ml। एंड ऑफ डायस्टोल तक जो ब्लड भरा जाता है वेंट्रिकल्स में, उसे कहते हैं प्रीलोड यानी ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिक्यूलर फिलिंग होती है, स्ट्रेच होते हैं वेंट्रिकल यहाँ पे। टू इंक्रीज द प्रीलोड वी गिव फ्लूड। अगर किसी भी कंडीशन में प्रीलोड अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए, प्रीलोड को बढ़ाने के लिए हम जो है फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे और इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से वीनस रिटर्न। जो आरटी से डीऑक्सीजनेटेड होते हुए जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है और हार्ट से फिर लंग्स की तरफ आ रहा है, तो वो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा अगर बॉडी में फ्लूइड बढ़ाया हमने तो वीनस रिटर्न हम बढ़ा के जो है प्रीलोड को बढ़ा सकते हैं। प्रीलोड को मेज़र कर सकते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर से, यानी सेंट्रल वेनस कैथेटर डाल के हम जो है इसको मेज़र कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर गिव यू आइडियाज इज प्रीलोड, यानी प्रीलोड का आइडिया जो है हम सेंट्रल वेनस प्रेशर से लगा सकते हैं। अब समझते हैं कि आफ्टर लोड क्या है। आफ्टर लोड डायरेक्टली इसका उल्टा हम कह सकते हैं, आफ्टर लोड इज द फोर्स और रेजिस्टेंट द हार्ट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट इजेक्ट ब्लड इनटू द अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल। यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है लगती है, जैसे कि मान लीजिए ये वेंट्रिकल है तो यहाँ से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगी ब्लड को पंप करने के लिए एरोटा की तरफ। तो वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो कहलाता है आफ्टर लोड। एज आफ्टर लोड इंक्रीज सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिक्रीज। ये क्या है, यानी आफ्टर लोड अगर इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो गई, यहाँ पे जो है एरोटा में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई, तो एरोटा में अगर ब्लॉकेज हुई, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई या फिर ये शॉक के कारण जो है जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, तो आफ्टर लोड जो है बढ़ जाएगा। अगर आफ्टर लोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड, जो वेंट्रिकल्स हैं वो हार्ट से ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। सो आफ्टर लोड इंक्रीज सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिक्रीज। So after load can be reduced with the help of बेजोडाइलेटर यानी आइनोडाइलेटर। बेजोडाइलेटर और आइनोडाइलेटर की हेल्प से जो है हम आफ्टर लोड को डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे मिलरिनॉन और लो डोज डिबूटामाइन जैसे आइनोट्रॉप्स दे के हम जो है आइनोडाइलेटर दे के जो है हम आफ्टर लोड को कम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है। तो वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द स्पीड एंड फोर्स ऑफ वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी किस स्पीड से और फोर्स से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यानी फोर्स ऑफ स्पीड, यानी फोर्स और स्पीड क्या है वो कहलाती है जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी गुड है, अच्छी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की, यानी प्रॉपर सुगड़ रहा है और प्रॉपर जो रिलैक्स हो रहा है, प्रॉपर सुगड़ रहा है, प्रॉपर रिलैक्स हो रहा है, तो जो है हार्ट में जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड अच्छा भरेगा और अच्छा पंप होगा, और अच्छा भरेगा अच्छा पंप होगा। अब और मोर टाइम रिफिल होगा, यानी अच्छे से जो है ब्लड जो है बॉडी जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पे फिल होगा और फिर जो है फर्दर बॉडी की तरफ पंप होगा, हार्ट लंग्स की तरफ पंप होगा। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा। ट्रीटेड विद आइनोट्रॉप्स, अगर किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होती है, कम हो जाती है, तो हम इसका ट्रीटमेंट डोपामिन जैसे आइनोट्रॉप्स के साथ हम करते हैं, और फ्लूइड देके और आइनोट्रॉप्स के साथ हम जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कंप्लाइंस क्या है, इज़ द चेंज इन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, यानी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में जो चेंजेस होता है, गिविंग चेंज इन प्रेशर, यानी
चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर कहलाती है कंप्लाइंस। अगर कंप्लाइंस डिक्रीज हुई किसी भी कंडीशन में तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या है। तो कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी हार्ट के द्वारा पंप किया गया वह ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन 1 मिनट, यानी हार्ट के द्वारा पंप किया गया वह ब्लड जो 1 मिनट में पंप किया जाता है कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ शॉक इंक्रीज हार्ट रेट, यानी अगर किसी भी कंडीशन में पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है तो उसका फर्स्ट साइन हमको देखने मिलेगा कि पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ रही है, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ने लगेगी। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए हम सिंपली जो है जो पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम है, जैसे कि मान लेते हैं एडल्ट में जो है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, उनकी हार्ट रेट जो है 72 होती है, इज इक्वल टू हम करेंगे तो 5040 ml ब्लड आया, यानी अराउंड 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट बॉडी की तरफ 1 मिनट में पंप कर देता है। तो ये जो है इस तरह से जो है हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इजीली समझ लिए हैं। अब जो है हम इस डायग्राम की हेल्प से हम सारे कॉन्सेप्ट को जो है रिकैप कर लेते हैं, जो है रिवीजन कर लेते हैं उनका। तो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पर, और कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर, और स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रीलोड, आफ्टर लोड, कंप्लायंस और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, जैसे अभी हमने समझा था कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जो हार्ट ब्लड को पंप करता है एरोटा की तरफ, बॉडी की तरफ, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप हुआ बॉडी की तरफ, यानी 1 हार्ट बीट में जो ब्लड पंप हुआ बॉडी की तरफ, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन 1 कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक बार की कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड बॉडी की तरफ पंप हुआ वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमने अब तक जो है शॉक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम शॉक को जो है बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है अब समझने की कोशिश करेंगे। तो शॉक की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अनेबल टू प्रोवाइड एडुकेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अनेबल हो गया है, फेल हो गया है टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, यानी वाइटल ऑर्गन्स की मेटाबॉलिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम अनेबल हो गया है, फेल हो गया है, उस कंडीशन को कहेंगे कि हम पेशेंट शॉक में जा रहा है, पेशेंट को शॉक हुआ है। जैसे कि हमने समझा यहाँ पे इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और सेल की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ट्रैवल कर जाती है। तो किसी भी कारण से ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो डिक्रीज हो जाएगा एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हुआ तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फेलियर में चले जाएंगे। सो सोडियम एक्यूमुलेट हो जाएगा इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो है सोडियम एक्यूमुलेट हो जाएगा इस तरह से, और इट कॉज रिटेंशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल लीडिंग टू सेल एडिमा, और पेशेंट को सेल एडिमा होगा। जैसे कि हमने ऑस्मोलैरिटी का फिनोमेना समझा था कि जो सोडियम है जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ वाटर जाएगा, और सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो सोडियम अपनी ऑस्मोलैरिटी की जो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी के फिनोमेना के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा, यानी वाटर मूव कर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट टू इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, और पेशेंट को जो है सेल एडिमा होगा, यानी पेशेंट को एडिमा हो जाएगा, पेशेंट के सेल का साइज बढ़ जाएगा और पेशेंट को एडिमा देखने मिलेगा। तो वाटर मूव एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट टू इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट रिजल्ट सेल एडिमा, और पेशेंट को सेल एडिमा होगा। सेल एडिमा कॉज डिस्टोरेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर
स्ट्रेस हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस कंडीशन में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में। इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम कॉज रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम, यानी अगर इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम बढ़ा तो लाइजोसोमल एंजाइम्स जो है रिलीज हो जाएंगे, और अगर ये लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज हुए तो ये सेल की डेथ करते हैं, सेल को इंजर्ड करते हैं। दीज कॉज सेल इंजरी एंड डेथ। और पेशेंट जो है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ चला जाएगा, सेल के अंदर जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिसे हम DIC कहते हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। Disseminated intravascular coagulation, it's a serious condition where abnormal blood clots from throughout the body एंड ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के जो अंदर और सेल्स के अंदर कुछ कुछ ब्लड के क्लॉट्स जमने लगेंगे। अगर ब्लड के क्लॉट्स कहीं पे जमते हैं तो फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन होती है, तो वहाँ पे कुछ क्लॉट्स भी जमेंगे और जो है ब्लीडिंग भी होगी, और ब्लीडिंग भी होगी और क्लॉट्स भी होंगे। तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को, अगर मान लीजिए ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट जो है जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सर्कुलेशन अफेक्ट होगा बॉडी का। तो फिर जो है पेशेंट को शॉक में जो है शॉक बढ़ जाएगा पेशेंट को, और शॉक में जो है इम्प्रूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, और शॉक पेशेंट का बढ़ता चला जाएगा, और जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर किसी भी कारण से हमें लगा कि पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है और पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया है ब्लड प्रेशर, तो एक्टिवेशन होगा बैरोरिसेप्टर्स का, और सीक्रेट हो जाएंगे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन्स और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वाटर रिटेंशन करेंगे, और जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, और इंक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली प्रीलोड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स बढ़ जाएगा, यानी वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ जाएगा ब्लड का और ऑक्सीजन का। तो इस तरह से जो है बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म वर्क करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ शॉक अब हम समझते हैं। स्टेजेस ऑफ शॉक, इसमें समझेंगे कि कंपनसेटरी शॉक क्या है, यानी बॉडी के कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है हेल्प करते हैं शॉक को इम्प्रूव करने में, शॉक को इम्प्रूव करने में। प्रोग्रेसिव शॉक की वह स्टेज है जहाँ पे पेशेंट जो है सेकंड स्टेज में चला जाता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है फेल हो गए हैं। उस कंडीशन में पेशेंट जो है प्रोग्रेसिव शॉक की तरफ चला जाता है, और प्रोग्रेसिव शॉक में अगर पेशेंट के जो है वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, सर्कुलेटरी फेलियर में अगर पेशेंट चला गया, तो फिर पेशेंट जो है अल्टीमेटली रिफ्रैक्टरी शॉक में चला जाएगा, और वहाँ से पेशेंट का आना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटी जो है नेग्लेजिबल पॉसिबिलिटी है वहाँ से आने की। तो कंपनसेटेड शॉक समझते हैं। द इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक, यानी शॉक की वह इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज है। बॉडीज कंपनसेटरी मैकेनिज्म टेम्परेरली मेंटेन एडुकेट ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। अगर किसी भी कारण से टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन की जो है प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन में बॉडी के कुछ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी की जो है शॉक को इम्प्रूव करने में। तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट टू पंप ब्लड मोर ब्लड, और जो है पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड जो है पंप हो जाएगा। तो पेरिफेरल बेजो कंस्ट्रिक्शन देखने मिलेगी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर किसी भी ब्लड वेसल्स का ल्यूमन वाइड है, अगर वो नैरो हो जाता है, तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाएगी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट की अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, द पम्प्स मोर फोर्सली एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो। हार्ट बहुत ज़्यादा फोर्सली जो है ब्लड को पंप कर पाएगा, और जो है शॉक में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, ब्लड जो है अच्छे से पंप हो पाएगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का बढ़ जाएगा अगर पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है तो। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट टू इम्प्रूव ऑक्सीजन इनटेक। अगर पेशेंट की ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो ऑक्सीजन में जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, अगर ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है तो। यानी रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, और पेशेंट को जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो इस तरह से जो है बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है वर्क करते हैं। यूरिन आउटपुट जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है सिक्रीट हो जाएंगे।
तो यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। और एक तरह से दूसरी तरफ वो भी देखने मिलेगा कि जो बॉडी का सोडियम है वो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में जमा हो गया है, तो सारा वाटर जो है इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट की तरफ चला जाएगा। तो इस वजह से भी जो है यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से भी जो है वाटर जो है बॉडी से यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। बीपी नॉर्मल और नियर मिलेगा नॉर्मल के। वीक पेरिफेरल पल्सेस, इंक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमिटी में भी कोल्ड मिलेंगी, यानी हाथ पैर जो है ठंडे ठंडे देखने मिलेंगे। और लैक्टेट हल्के हल्के राइज होते हुए दिखाई देंगे। इस कंडीशन में अगर हमने पेशेंट को असिस्ट कर लिया, इस कंडीशन में हमने अगर पेशेंट को समझ लिया कि पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है, तो गुड चांसेस हैं रिकवरी के, यानी कुछ आइनोट्रॉप्स दे के, फ्लूइड्स दे के हम जो है पेशेंट को अच्छे एंटीबायोटिक्स दे के जो है पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। अब प्रोग्रेसिव शॉक की वह स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फेलियर की तरफ जाने लगता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होने लगते हैं। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट टू फेल लीडिंग टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिलीवरी और टिश्यू की परफ्यूजन जो है डिक्रीज हो जाती है, फेल हो जाते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट चला जाता है। लो ब्लड प्रेशर, यानी उस लो ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट एमओडीएस यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ चला जाता है। बॉवल स्टीमिया, बैक्टीरिया में भी एंटर ब्लड स्टीम। ये हो सकता है कि किसी भी कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर गया है। पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड देखने मिलेगा, एडिमा ऑफ सेल्स, हीमो कॉन्सेंट्रेशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस यानी डीआईसी डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जैसे अभी हमने समझा था, तो वो भी जो है देखने मिलेगा। तो अब हम स्टेप बाय समझते हैं कि शॉक किस तरह से जो है किस स्टेज तक जो है जा सकता है। तो मीन आर्टियल प्रेशर अगर लो हुआ तो लो हो जाएगा परफ्यूजन प्रेशर, स्लो हो जाएगा एटीपी प्रोडक्शन, और बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और कॉज होगा बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगा, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होगा, फेल हो जाएगा माइक्रो सर्कुलेशन, उसके बाद में फिर जनरेट हो जाएगी सेल के अंदर टॉक्सिसिटी, और सेलुलर एडीमा होगा, टॉक्सिसिटी डैमेज करेगी एंडोथीलियल को, और कैपिलरी लीक जो है फिर देखने मिलेगा। हीमो कॉन्सेंट्रेशन और वेस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस एक साथ देखने मिलेगी, जिसे डीआईसी कहते हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, डीआईसी डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, और पेशेंट अल्टीमेटली फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में चला जाएगा, यानी बॉडी के एक एक करके सारे ऑर्गन जो है फेलियर की तरफ चले जाएंगे। रिफ्रैक्टरी शॉक यानी शॉक की वह लास्ट स्टेज है जहाँ से पेशेंट का जो है आना, वापस आना या ठीक होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी जो है नेग्लेजिबल चांसेस हैं। तो रिफ्रैक्टरी शॉक, इसे इरिवर्सिबल शॉक भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टरी शॉक इज़ ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by the persist hypotension or low blood pressure and adequate tissue perfusion despite aggressive treatment with the fluid and vasopressors typically at the high dose। यानी ये जो रिफ्रैक्टरी शॉक है एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है जहाँ पे जान जाना पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है पेशेंट का यहाँ से वापस आना, लेकिन फिर भी हम जो है फ्लूइड के साथ, कुछ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ, आइनोट्रॉप्स के साथ अगर ट्रीटमेंट करें तो 1% चांस है कि पेशेंट वहाँ से वापस आ जाए। इट इंडिकेट सीवियर कार्डियोवैस्कुलर फेलियर विद ए हाई मोर्टेलिटी रेट, यानी यहाँ पे डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एटीपी डिग्रेड होने लगेगा एडिनोसिन्स में, एडिनोसिन डिफ्यूज हो जाएगा आउट ऑफ द सेल और कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में अगर एक बार जो कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन, फिर उसका जो है एडिनोसिन में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो एडिनोसिन इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कॉजेज वेजोडाइलेशन, और ये यूरिक एसिड जो है फ्लूइड के साथ मिलकर वेजोडाइलेशन करेगा। तो नो एडिनोसिन इन सेल टू जनरेट एटीपी, यानी सेल के अंदर एडिनोसिन नहीं है तो जनरेट नहीं होंगे एटीपी, और फिर जो है हम कितनी भी ऑक्सीजन दे दें उस कंडीशन में, यानी इवन रिस्टोरिंग ऑक्सीजन एट दिस पॉइंट नो यूज़। इस कंडीशन में हम कितनी भी पेशेंट को ऑक्सीजन दे दें उसका कोई यूज़ नहीं है, यानी नो यूज़ है, यूज़लेस हो जाएगी ऑक्सीजन, और ब्रेन डेथ हो जाएगा, और फिर जो है अल्टीमेटली पेशेंट मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ चला जाएगा, पेशेंट की जो है अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाएगी।
तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर जिस किसी को भी हमारे पीडीएफ जो है इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल सुमित NISU लर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।